हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी कैंडिडेट्स ने अपना जो स्कोर कार्ड है, अपना जो रिजल्ट है, वो चेक कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मॉक राउंड या जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्चुअल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, उससे पहले एक मॉक राउंड करवाया जाता है। मॉक राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी एक्चुअल एग्जाम को देने से पहले मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक का मतलब होता है उसको सीधे सीधे कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, मॉकिंग कहते हैं ना, मॉकिंग वर्ड का मतलब होता है नकल करना। तो जैसे मॉक टेस्ट होता है, तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअल एग्जाम जब आप दोगे, जैसे मान लो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, और नीट के एग्जाम से अगर आप नीट के मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसका मतलब है कि नीट के जैसे क्वेश्चंस उस पेपर में आपको देखने मिलेंगे, और उसी तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, उतना ही टाइम बाउंडेशन आपके पास होगा, तो हूबहू चीजें आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग का मतलब यह है कि एक्चुअल जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, उससे पहले मॉक राउंड का मतलब यह है कि एक ऐसा राउंड आपके लिए करवाया जाता है जहां पे आपकी रिहर्सल हो जाती है या प्रैक्टिस हो जाती है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर आपको सीट एलोकेशन होता है, तो सीट एलोकेशन जो होगा वो ऐसा है कि वो मतलब ये है कि वो एक्चुअल सीट एलोकेशन नहीं होगा। मतलब ये है कि सीट एलोकेशन होगा, आप सारा प्रोसेस उसी तरीके से करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको एम्स अलॉट भी होगा, लेकिन एक्चुअल एम्स वो अलॉट नहीं हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये है कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर मैंने मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करा है, तो मुझे जो है ये वाला एम्स मिल रहा है लगभग लगभग। ठीक है, तो ये है कि मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मॉक राउंड में जो आपको कॉलेज मिलता है, अगर आप वही सेम चॉइसेस अपनी फर्स्ट राउंड एक्चुअल राउंड में रखते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वही कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि मॉक राउंड में जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उतने ही बच्चे लगभग लगभग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मॉक राउंड में ये है कि अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं भी करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लें। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं कि भाई जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर पीडीएफ में आया था, जो उस दिन रिजल्ट आया है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का, वही कैंडिडेट्स काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो जिसका रोल नंबर नहीं आया, जिन्होंने अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड चेक करा था, जो एग्जाम को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट एम्स कॉलेज मिल पाए मेरी काउंसलिंग प्रोसेस या मेरी गाइडेंस के अंडर या मेरी मेंटरशिप के अंडर, तो आप मेरा जो है मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का जो चार्ज है वो ₹297 है। ठीक है, एंड अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, तो आप मेरे को इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो, SHIKHER_297। ठीक है, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप मेरे को इस पर मैसेज कर सकते हो। इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो अपनी एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, उसके साथ साथ बात वहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो उसके साथ आपके लिए और जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि नीट अगर आपने दिया है, तो नीट स्कोर के बेसिस पर आप जो है बीएससी नर्सिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो, किस किस कॉलेज से कर सकते हो, उसकी काउंसलिंग में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। या फिर एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम अगर आप अभी दोगे 6 जुलाई को, तो उसकी काउंसलिंग में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और उसके अलावा अगर जिपमर में या फिर आप जो है निग्रिम्स जैसे एग्जाम्स में, या पीजीआई चंडीगढ़ में अगर आप एग्जाम देते हो, पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का, तो जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसके लिए मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, सारे के सारे जितने में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस मेंटरशिप बैच में एनरोल करने के बाद मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इस टेलीग्राम आईडी पर आप तभी मैसेज करें जब आपको मेंटरशिप बैच में एनरोल होना हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मॉक राउंड पहले स्टार्ट कब होगा, उसको समझ लेते हैं। तो एक चीज तो सबसे पहले ये ध्यान दे लें, वो कैंडिडेट्स जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं करा है, तो आप जल्दी से जल्दी लॉग इन करके 22 जून, ठीक है, 22 जून का मतलब कल से पहले पहले, 22 जून 2024
शाम को 5 बजे, ठीक है, शाम को 5 बजे की डेडलाइन इन्होंने दी है। इससे पहले पहले आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कैसे अपलोड करना होगा? आप जो है इस वेबसाइट पे जाओगे, कौन सी? BSc कोर्सेज डॉट एम्स एग्जाम्स .ac.in। तो जैसे ही इस वेबसाइट पर आप जाओगे, वहां पर इस तरीके से एक बॉक्स आ रहा होगा जहां पर लॉगिन डिटेल्स आपको डालनी होंगी। क्या क्या? सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, फिर आप क्या डालोगे? यहाँ पर RUC कोड डालोगे, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालोगे, उसके बाद यहाँ पर आप एक कैप्चा कोड डालोगे और यहाँ पर लॉगिन का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंचोगे, वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड, ठीक है, अपलोड OBC या EWS सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में, ठीक है, आपको किस में करना है? PDF फॉर्मेट में करना है। और इसका जो साइज है वो 100 KB से लेके 1000 KB तक का होना चाहिए। और आप उसको जो है अपनी गैलरी में से सिलेक्ट करके उस फाइल को आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो अपलोड करने का देखो कोई कंफर्मेशन या मेल वगैरह नहीं आता। जब आप अपलोड कर दोगे तो रेड कलर के लेटर्स में लिखकर आ जाएगा अपलोडेड, ठीक है, अपलोडेड। जो भी आपकी फाइल का नाम होगा यहाँ पर वो लिखकर आ जाएगा। इस तरीके से अगर लिखकर आ गया, इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। तो पहला काम तो काउंसलिंग से पहले आपको ये कर लेना है, जितने भी OBC या EWS के कैंडिडेट हैं, बाकी किसी को नहीं करना ये काम, ठीक है। बाकी SC ST या फिर PWD या फिर जनरल कैटेगरी या और कुछ भी अगर है आपका, तो उन कैंडिडेट्स को कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ये कंडीशन OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए। तो पहला काम तो आप ये कर लोगे। उसके बाद क्या होगा? 22 तारीख तक इन्होंने बोला है कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वेरीफाई किया जाएगा कि एम्स ने जो क्राइटेरिया आपसे पूछा था, क्राइटेरिया जो आपसे मांगा था, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका, आप जो है उसी कैटेगरी से अपनी काउंसलिंग करवा पाओगे। अगर आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है एम्स की तरफ से, तो आपको एक मेल आएगा अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, ठीक है। ये कब आएगा? सिर्फ रिजेक्शन वाले केस में। एक्सेप्ट अगर हो गया तो कोई मेल नहीं आएगा। रिजेक्ट अगर हो गया तो उस केस में एम्स की तरफ से आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो जिनका रिजेक्ट हो जाएगा वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी के अंडर आ जाएंगे। और जनरल कैटेगरी के अंडर आने के बाद वो काउंसलिंग में आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि आपके मार्क्स जो हैं 50 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। क्योंकि जनरल कैटेगरी का मतलब यह है कि आप जनरल कैटेगरी से एग्जाम को तभी क्वालिफाई करते हुए माने जाओगे जब आपके 100 में से 50% मार्क्स यानी कि 50 नंबर आपके पेपर में आए होंगे। तो 50 नंबर अगर आपके बन रहे होंगे तो आप जनरल से अपनी काउंसलिंग करवा पाओगे जनरल कैटेगरी से, अदरवाइज आप नहीं करवा पाओगे। अब मान लो कि OBC कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसके मार्क्स थे 46, एग्जाम में उसके मार्क्स थे 46, और उसने जब अपना सर्टिफिकेट अपलोड करा तो सर्टिफिकेट अपलोड करने पर मान लो वो हो गया रिजेक्ट। तो OBC कैटेगरी से काउंसलिंग करवाने का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 45 मार्क्स। तो अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाता है तो भाई 46 मार्क्स पर काउंसलिंग तो हो जाएगी। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गया तो अगर आपके 50 नंबर से कम होंगे, 50 मिनिमम नहीं होंगे या उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो आप जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो है आप ये चीज समझ गए होंगे आपको रिजेक्शन वगैरह कैसे आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई 25 तारीख तक या 26 जून तक, 25 या 26 जून तक जो है आपको वेरिफिकेशन वगैरह का सारा पता चल जाएगा कि रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। रिजेक्ट होने का मेल आता है, एक्सेप्ट होने का कोई मेल नहीं आता। अगर कोई मेल नहीं आया इसका मतलब समझ लेना कि एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद 25-26 जून तक ये प्रोसेस आपका चलेगा। उसके बाद आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा मॉक राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल नोटिस यहां पर एम्स की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और ये कब तक जारी होगा? मुझे जहां तक लगता है कि ये आपका वही 25, 26 या 27 जून तक जो है ये नोटिस रिलीज कर दिया जाएगा। और उस नोटिस में जो है आपकी रजिस्ट्रेशन डेट दी गई होंगी कि रजिस्ट्रेशन डेट भाई इतने से इतने दिन तक आपको जो है, और देखो यहाँ पर 3 से 4 दिन का ही आपको मौका दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने का।
तो भाई ये है कि टाइम से रजिस्ट्रेशन कर लेना अपना मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग का, और सभी लोग करना, ठीक है। तो भाई मैं तो सभी को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आपकी रैंक कितनी भी हो, लेकिन अगर आपका रोल नंबर पीडीएफ में है और अगर आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाने के बाद एलिजिबल होते हो, तो भाई आप अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं, क्योंकि काउंसलिंग में कोई भी फीस यहाँ पर एम्स आपसे नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो काउंसलिंग यहाँ पे आपकी फर्स्ट और सेकंड राउंड की फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ओपन राउंड यानी कि जो थर्ड राउंड होता है उसमें 25,000 का सिक्योरिटी मनी रखवाया जाता है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा कि वो क्या प्रोसेस होता है और कैसे करना होता है, और वो पैसे का क्या होता है, वो आपको वापस कैसे मिलते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिस इसका 27 जून तक आ जाएगा, और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन का या 3 से 4 दिन का अगर ये मौका देंगे तो 30 जून तक आपको शायद डेट दी जाए इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। उसके बाद 1 या 2 जुलाई तक, 2 या 3 जुलाई तक जो है, 2 या 3 जुलाई तक जो है, आपका यहाँ पर मॉक राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो 27 जून के आसपास मुझे लगता है कहीं नोटिस आएगा, उसके बाद 2 से 3 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाएंगे। चॉइस फिलिंग भी आपको उसी टाइम पे करनी होगी, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आप जो है चॉइसेस को लॉक ना करें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन ये दे रहा हूं कि भाई आप जो है चॉइसेस को लॉक बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मतलब ये कि लॉक कर ले, लेकिन लॉक कब करें, जब आपकी लास्ट डे होगा, जिस दिन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट दिन होगा, उसी दिन आप लॉकिंग करें अपनी चॉइसेस की, उससे पहले ना करें। क्योंकि अगर आपने एक बार चॉइसेस को लॉक कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ी करते हैं बार बार, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चॉइसेस फिल करके जरूर रख दें, लेकिन उनको सबमिट या लॉक बिल्कुल भी ना करें जब तक आपका लास्ट डेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का ना हो। मान लो उन्होंने बोला कि 30 जून तक जो है आप यहाँ पर, या 28 जून तक या 29 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मॉक राउंड के लिए, तो 29 तारीख को आप जो है चॉइसेस को लॉक कर दें, उससे पहले ना करें। अब चॉइसेस कैसे फिल करनी होगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे मैंने पहले भी बताया है कि भाई हमेशा ये ध्यान रखो कि भाई आपको जो चॉइसेस फिल करनी है वो बेस्ट टू वर्स्ट चॉइसेस के फॉर्म में करनी है, ठीक है। बेस्ट टू वर्स्ट चॉइसेस, बेस्ट टू वर्स्ट का मतलब है कि सबसे अच्छा कॉलेज हमेशा आपकी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए, और जो सबसे खराब आपको लगता है वो आपकी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। और ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं, भले ही आपकी रैंक 1 आई हो, या आपकी रैंक 1000 आई हो, या आपकी रैंक 10,000 आई हो, ये क्राइटेरिया सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपको बेस्ट एम्स कॉलेज मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये गलत गाइडेंस देते हैं इस चीज के लिए कि भाई अगर आपके नंबर कम है तो आप उस एम्स को पहले रखो जिसकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो भाई मैं उन गधों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो उससे एडवांटेज क्या है। अगर मान लो आपने एम्स मंगलागिरी या एम्स बीबी नगर को सबसे पहले रख दिया, ठीक है, तो आपको अगर अलॉट अच्छा कॉलेज भी होना था तो वो कैसे होगा, आपको वही कॉलेज अलॉट होगा जो आपने पहले दूसरे नंबर पे रखा है। अगर आपने ये सोचा कि भाई उसकी कट ऑफ कम जाती है, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, अगर आपने उसको ऊपर ही नहीं रखा प्रायोरिटी में, तो उसके मिलने के चांसेस तो आपके बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर समझें। तो हमेशा ये रूल आप अप्लाई करें कि बेस्ट टू वर्स्ट चॉइसेस आप अपनी फिल करें प्रेफरेंसेस में। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अगर मैक्सिमम चांसेस रखने हैं कॉलेज मिलने के, तो आप सारे के सारे कॉलेज जरूर फिल करें, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास कोई और बैकअप प्लान नहीं है, मुझे कोई भी एम्स कॉलेज चाहिए, तो ये सब बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरे घर से ये दूर है, मेरे घर से ये पास है, ये एम्स अच्छा है, ये एम्स बुरा है, ये सब कुछ नहीं सोचना आपने। आपने सारे के सारे एम्स भरने, जितने भी 14-15 एम्स हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, वो सारे आपको अपनी चॉइसेस में फिल करने होंगे अगर आपको एम्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नखरे दिखाते रहोगे इस चीज के लिए कि भाई मैं तो इन 5-6 एम्स को फिल कर देता हूँ और उसके बाद जो है मेरे को ये एम्स नहीं चाहिए, मेरे घर से बहुत दूर है, ये इधर है, ये पुराना है, ये नया है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, तो अगर ऐसा का सब सोचते रहोगे तो आपको एम्स कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपने मैक्सिमम चांसेस बनाने हैं कि भाई मुझे एम्स कॉलेज मिल जाए, तो आप यही करें कि भाई बेस्ट टू वर्स्ट चॉइसेस करें, ठीक है। ऑर्डर में जो लगाना है सबसे पहले बेस्ट एम्स लगाएंगे, उसके बाद जो थोड़े नॉर्मल रेंज के एम्स है उनको लगाएंगे। दूसरी कंडीशन कि सारे एम्स को आप चॉइस फिलिंग में भरेंगे, ठीक है, मतलब जितने भी 14-15 जितने भी आपको चॉइसेस मिलेंगी सारे के सारे भरेंगे। उसके बाद बेस्ट टू वर्स्ट चॉइसेस का मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई टोटल 6 एम्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनको आपने हमेशा टॉप 6 में रखना है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका दिल्ली वाला एम्स हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, जोधपुर वाला हो गया, ठीक है, एक आपका कौन सा हो गया, भोपाल वाला हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, ऋषिकेश वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, पटना वाला हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, भुवनेश्वर वाला हो गया, ठीक है।
तो देखो ये टोटल जो 6 एम्स आपको दिख रहे हैं, ये 6 एम्स हमेशा आपके टॉप 6 में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप शुरू की 6 चॉइसेस को फिल करोगे, स्टार्टिंग की 6 चॉइसेस को जब आप फिल करोगे, तो उन 6 चॉइसेस में आपके यही 6 एम्स होने चाहिए। अब इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो अगर कोई राजस्थान जयपुर से है या जोधपुर से है, तो वो जोधपुर को पहले नंबर पे रख सकता है अगर वो चाहता है कि मेरे को ये घर से थोड़ा पास मिल जाए। ठीक है, और दिल्ली को फिर सेकंड नंबर पे रख सकता है, भोपाल को थर्ड नंबर पे रख सकता है। अब अगर कोई सोचता है कि भाई दिल्ली में गर्मी बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, ठीक है, मेरा दिल्ली में इतना अच्छे से सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, जोधपुर में भी गर्मी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो आपने सोचा कि ऐसा करता हूं मैं ऋषिकेश को पहले नंबर पे रख देता हूं, क्योंकि ऋषिकेश लाइक उत्तराखंड में तो वहां वेदर थोड़ा बहुत ठीक रहता है इन बाकी सिटीज के कंपैरिजन में। तो आपने ऋषिकेश को पहले नंबर पे रख लिया, फिर दिल्ली को सेकंड पे रख लिया, भोपाल को थर्ड पे रख लिया, जोधपुर को फोर्थ पे रख लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये 6 एम्स आपके स्टार्टिंग के 6 एम्स होने चाहिए। इनमें आप इंटरनल शफलिंग कर सकते हो कि भाई अगर आप बिहार से हो कि आपको पटना पहले नंबर पे रखना है तो रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पटना पहले पे रख लो, जोधपुर सेकंड पे रख लो, भोपाल थर्ड पे रख लो, दिल्ली चौथे नंबर पे रख दो, ऋषिकेश पांचवें पे रख दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप चॉइसेस फिल करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 प्लेसेस इन्हीं 6 एम्स से फिल आउट होना चाहिए। इनके अलावा कोई और एम्स इस 6 पोजीशन की जगह ना ले, बस इतना ध्यान रख लेना। अब आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो कि अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो भाई भोपाल को पहले नंबर पे डाल दिया, ठीक है, उसके बाद दिल्ली को सेकंड नंबर पे डाल दिया क्योंकि वो बेस्ट एम्स है, उसके बाद मान लो जोधपुर को थर्ड नंबर पे डाल दिया, फिर ऋषिकेश को फोर्थ नंबर पे डाल दिया, उसके बाद मान लो पटना यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद भुवनेश्वर यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि 6 एम्स को हमेशा ऊपर रखा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, हमेशा ये करना। ठीक है, अब मान लो अगर कोई राजस्थान से है, जयपुर से है, जोधपुर से है, बीकानेर से है, तो वो क्या कर सकता है कि जोधपुर को पहले नंबर पे डाल ले, दिल्ली को सेकंड नंबर पे डाल ले, भोपाल को तीसरे नंबर पे डाल ले, ऋषिकेश को फोर्थ नंबर पे डाल ले। तो इस तरीके से इंटरनल शफलिंग आप इन 6 एम्स में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो है 6 एम्स हमेशा आपकी टॉप 6 प्रायोरिटीज रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा मान लो मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास टोटल 15 एम्स है, तो इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, उसके बाद 15, ठीक है, तो ये टोटल 15 एम्स है। तो मान लो आपके पास ये वाली जगह खाली है, इनमें आप कौन से कॉलेजेस भरोगे? भाई भरने सारे हैं। मैंने बोला कि अगर आपको एम्स चाहिए ही चाहिए और आपके पास ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे या मेरे को घर से इतना दूर ज्यादा नहीं जाना, तो आप भाई सारे के सारे एम्स भरो। लेकिन जिसके साथ बाउंडेशन है कि भाई मैं घर से दूर नहीं जा सकता, तो उस केस में आप सारे एम्स बिल्कुल ना भरें। आप वो एम्स बिल्कुल ना भरें जो आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो भरने से देखो दूसरे लोगों को नुकसान होता है और आपका भी आगे चलकर नुकसान हो सकता है। तो भाई अगर मैं कहता हूं कि एम्स मंगलागिरी है, अगर कहता हूं कि भाई आपके घर से दूर है और आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, या आप जो है खुद से नहीं जाना चाहते इतना दूर, क्योंकि घर से आप कभी इतना ज्यादा दूर नहीं रहे, तो आपकी आदत नहीं है, आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप एम्स मंगलागिरी को प्लीज अपनी लिस्ट में चुने बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। तो जो एम्स नहीं चाहिए भाई मत करो, जबरदस्ती सिलेक्ट मत करना, उससे दूसरे कैंडिडेट का भी नुकसान होता है, जिसको वो मिल सकता था तो उसको आपकी वजह से नहीं मिल पाएगा, फिर आप क्या करोगे? आप तो लेकर छोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन ये काम आप सिर्फ फर्स्ट राउंड तक कर सकते हो, उसके बाद अगर आप ऐसा करोगे तो पेनाल्टी पड़ेगी आपके ऊपर 1 लाख रुपए की। तो उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, 1 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। तो ये जो है बहुत जो है मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, तो इसको प्लीज ट्राई मत करना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बाकी आपकी ये प्रायोरिटी के प्लेसेस बचे कि भाई यहाँ क्या भरे, तो भाई यहाँ जो आपके पास बचे हुए एम्स है, मान लो आपने 6 यहाँ भर दिए, मान लो आपके पास टोटल 15 थे, तो 15 में से 6 गए, बचे आपके पास 9 एम्स। तो ये जो 9 एम्स बचे हैं, 9 एम्स ये आप किस तरीके से भरे? इनका लेवल लगभग लगभग एक ही जैसा है, इनका जो लेवल है, इनकी जो रेपुटेशन है, वो लगभग लगभग एक ही जैसी है। तो आप क्या कर सकते हो? अपने घर से मतलब दूरी के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं जो हूँ यहाँ पर सपोज उत्तराखंड से हूँ, ठीक है, तो उत्तराखंड से अगर मैं हूं तो मैंने मान लो 6 एम्स तो पहले वो भर दिए। पहले नंबर पे मान लो मेरे को लगता है कि ऋषिकेश मेरा सबसे पास पड़ेगा, मैं उत्तराखंड से हूँ तो ऋषिकेश मैंने पहले नंबर पे भरा, दूसरे पे मैंने दिल्ली भर दिया, तीसरे पे मैंने भोपाल भर दिया, चौथे पे मैंने जोधपुर भर दिया, पांचवे पे मैंने पटना भर दिया, सिक्स नंबर पे मैंने भुवनेश्वर भर दिया। अब उसके बाद सेवंथ नंबर पे अगर मुझे लगता है कि भाई रायबरेली वाला जो एम्स है, रायबरेली कहां पर है? लखनऊ यूपी के पास है,
ठीक है। तो रायबरेली वाला जो एम्स है, मुझे लगता है कि भाई मेरे घर से उत्तराखंड से मेरे को पास पड़ेगा, तो 7th नंबर पे मान लो मैंने ये वाला एम्स चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कौन सा भर सकता हूँ, यहाँ पर बिलासपुर वाला एम्स फिल कर सकता हूँ। बिलासपुर कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड के पास में है, तो 2nd नंबर पर मैं इसको रख सकता हूँ। उसके बाद मान लो मैंने कहा कि भटिंडा वाला एम्स मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि पंजाब भी उत्तराखंड से पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। तो यहां पर जो बचे हुए एम्स हैं आपको अपनी घर की दूरी के हिसाब से अरेंज कर लेने हैं, बाकी जितने भी बचे हुए एम्स हैं। अगर आपको 100% कॉलेज चाहिए और आपकी तरफ से कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को ये घर से दूर पड़ेगा या मैं नहीं जा सकता, तो उस केस में आप सारे के सारे एम्स भरे अपनी चॉइस फिलिंग में, ताकि आपको जो है मैक्सिमम चांसेस यहां पर हो पाए कॉलेज अलॉट होने के। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो देखो भाई, जो पेड काउंसलिंग में करवाता हूँ उसमें मैं यही सभी चीजों का ध्यान रखता हूँ, मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो क्या है कि उसमें सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसमें उनको और भी मैं गाइडेंस दे रहा हूँ कि भाई अगर आपका एम्स में अच्छा रैंक नहीं है, मुझे लगता है कि भाई आपको एम्स में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो मैं उनको बाकी अदर ऑप्शंस भी बता रहा हूँ कि भाई अगर आपने नीट एग्जाम दिया है, आपके 400 नंबर है, आपके 450 नंबर है, तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, मैं उनको उन ऑप्शंस के बारे में भी टारगेट कर रहा हूँ। तो ये फायदा होता है एक पर्सनलाइज काउंसलिंग लेने का, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई किसी के लिए फोर्स नहीं है कि भाई लो लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं लेना चाहते तो सिर्फ मेरे यूट्यूब को फॉलो करो, यहां पर भी मैं सभी लोगों को उसी तरीके से गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, बस इतनी बातें अगर याद रखोगे तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। भाई जो मैंने चीज बताई है आप उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहोगे कि भाई जो चीज मैंने आपको गाइड करी थी वो बेस्ट गाइडेंस थी, और आप एक बहुत अच्छी एम्स में जा पाओगे, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, बस चॉइस फिलिंग करके आपको चॉइस फिलिंग अपनी सबमिट कर देनी है, और सबमिट करने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो रिजल्ट आ जाएगा, जब सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन सा एम्स अलॉट किया गया है। और जब आप एम्स अलॉट होगा उसके 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर आपको एडमिशन करवाने के लिए जाना होता है, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वहां पर जमा हो जाते हैं, वो आपको जमा करने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मेरे को पार्शियल ड्रॉप लेना है, मेरे को अगले साल नीट के लिए फिर से तैयारी करनी है, तो अभी तक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने वापस लेने होंगे कॉलेज में से, एडमिशन को ड्रॉप आउट करके एडमिशन आप अपना कैंसिल करवाते हो बाद में कभी, या बीच में से कोर्स को छोड़ देते हो, तो आपको 5000 रुपीज की पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो ये अभी तक का क्राइटेरिया। अब अगर कुछ नया चेंज हो जाता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक पिछले साल तक यही होता था कि 5000 रुपए देके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हो और अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। तो पार्शियल ड्रॉप के केस में आप लोग ऐसा कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से देखो पार्शियल ड्रॉप वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जो चीज मिल जाए उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और आगे उस करियर में मेहनत करो, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए वही है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी किसी को भी अगर अपना मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।